नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर बात, साथ ही करते हैं नेताओं के बयानों पर चर्चा और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयानों के क्या है मायने। क्या नेताजी अपने बयानों से जनता को करते हैं देश की सही स्थिति से अवगत या फिर जनता को करते हैं मूर्ख बनाने की कोशिश? यही समझने और समझाने का करेंगे प्रयास अपने खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। आज नेशनल आवर में चर्चा का विषय है सीएम योगी की विधानसभा में दहा, जिसमें सीएम ने महामहिम के भाषण के विरोध पर विपक्ष को लताड़ लगाई है। क्यों लगाई है लताड़, करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं सीएम की दहाड़। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में हंगामा करने पर आलोचना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया कि सीएम योगी ने कहा कि सदन में एक परिपाटी चल गई है, महामहिम जी के भाषण का विरोध करना। इस तरह हम संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही बाबा साहेब अंबेडकर की ओर से प्रदत्त संविधान का भी विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम अपनी बातों को शिष्ट आचरण से भी कह सकते हैं। इस तरह सपा का व्यवहार और आचरण लोकतांत्रिक भी नहीं था। सपा का आचरण समवेत सदन में देखा। आइए सुनते हैं सीएम योगी का वह बयान। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आपने यानी कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप प्रयागराज के बारे में दुष्प्रचार कर रहे थे, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल भारत को बदनाम करना चाहती है। उनकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ हो सकती है, लेकिन कभी कभी भाजपा के खिलाफ लड़कर वे भारत के खिलाफ हो जाते हैं। सुनिए। विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित कर। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में महामहिम के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना संविधान का विरोध करना है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बातों को न सुनना
क्या संविधान की अवहेलना है और क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज महाकुंभ में दुष्प्रचार करने की कोशिश की। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत रविंद्र सिंह जी आपसे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जो बातें कही हैं सदन में, विधान परिषद में, वो आपने सुना ही कि महामहिम के अभिभाषण के दौरान इस तरह के अलोकतांत्रिक और अभद्र तरीके से पेश आना वास्तव में गैर संवैधानिक है। क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे असफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका व्यक्तिगत राजनीतिक इतिहास केवल उन्माद पर आधारित रहा है। एक बार वो विधानसभा में गुंडागर्दी, मार देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, दाग देंगे। दूसरी बार धर्म आधारित टिप्पणियां करते हैं। इस बार जाति आधारित, धर्म आधारित टिप्पणियां करते हैं और खुद एक संवैधानिक संस्था जो भारत सरकार की है उसको नकार देते हैं। तो संविधान को मानना उनका मूल स्वभाव नहीं है। शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना उनका मूल स्वभाव नहीं है। अब अगर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो कहीं उनकी मजबूरी होगी और दिल्ली लखनऊ की लड़ाई लगता है बहुत कड़ी होती चली जा रही है। अब आते हैं महामहिम राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पे जो विरोध हुआ वह लोकतांत्रिक तरीके से था। यहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने संविधान का ख्याल नहीं किया, कहते हुए अगर गैर संवैधानिक तरीके से हो रहा होता तो जो चेयरपर्सन होते हैं विधानसभा अध्यक्ष, वो मार्शल का प्रयोग करके अलोकतांत्रिक कार्य करने वालों को निकाल सकते थे। तो ऐसा कह के उन्होंने विधानसभा चेयरपर्सन को, अध्यक्ष जो होते हैं, उनका अपमान ही किया है। अब समाजवादी पार्टी पे टिप्पणी करना जरूरी है क्योंकि सब हम लोग एक मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। उनके सारे कृत्यों को खोल देते हैं विधानसभा में जाके। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति बैठ के ट्विटर देख रहा हो, जो व्यक्ति बैठ के सोशल मीडिया देख रहा हो, तो इससे आगे का ज्ञान उसके पास में नहीं होगा। वो यह नहीं देख रहा है हम सबसे गरीब प्रदेश हो गए हैं उत्तर प्रदेश, हम सबसे बड़े कर्जदार प्रदेश हो गए हैं, हमारी शिक्षा का स्तर सबसे खराब है, हमारे स्वास्थ्य का स्तर सबसे खराब है, हमारी सड़कें 72,000 किलोमीटर बनी नहीं है, टूटी फूटी हैं। ये नहीं दिखाई पड़ेगा। सोशल मीडिया ही देखेंगे बैठ के वो और ट्विटर देखेंगे। तो उनसे कोई अपेक्षा नहीं है, ना उनकी किसी बात को हम बुरा मानते हैं। निश्चित रूप से उनके पास उन्माद के सिवा कोई अस्त्र नहीं है। अगर एक भी चीज होती है उनके पास जो उन्होंने करके दिखाया होता, जैसे हम लोगों ने दिखाया, एम्बुलेंस करके दिखाया, 1090 करके दिखाया, 100 नंबर डायल करके दिखाया, पुलिस मुख्यालय बना के दिखाया, कैंसर अस्पताल बना के दिखाया, साइकिल पथ बना के दिखाया, मंडियां बनाई गाँव गाँव में, हम बोल सकते हैं बैठ के, आज विपक्ष में है तब भी। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कहने के लिए। मेट्रो जो हमने बनाई थी उसी की कभी कभी चर्चा कर दिया करते हैं। तो उनके पास जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन्हीं बात में उलझाए रखेंगे और लोकतंत्र का अपमान करते रहेंगे। एक अच्छी बात हुई है कि योगी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अपने मुंह से लिया। तो मुझे लगता है कि इसी बहाने अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते रहेंगे तो हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर को याद करें। जी, चंद्रमोहन चौबे जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल वही है कि रविंद्र जी ने क्या कुछ कहा है आपने सुना ही, अब जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि रविंद्र जी के अनुसार कोई अलोकतांत्रिक काम नहीं हुआ है, गैर संवैधानिक काम विधान परिषद में नहीं हुआ है। अगर जो हुआ होता तो मार्शल को बुला करके हटाने का अधिकार भी वहां के अध्यक्ष को होता है, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। देवेंद्र जी, रविंद्र जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो आधी बात का जिक्र कर रहे हैं, और वो आधी बात भी इसलिए कर रहे हैं कि आपके चैनल पे है, वरना समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है वो लोकतंत्र की विरोधी है। वो लोकतंत्र में तो आस्था ही नहीं रखती है। वो एक पारिवारिक पार्टी है, वो एक जातवादी पार्टी है,
वो एक तुष्टीकरण वाली पार्टी है, तो उसमें लोकतंत्र तो है ही नहीं। पहले पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले पिता मुख्यमंत्री, अब बेटा मुख्यमंत्री। तो लोकतंत्र की भाषा जो है या लोकतंत्र का शब्द जो है समाजवादी पार्टी के मुंह से तनिक भी अच्छा नहीं लगता है, ना आपके दर्शकों को अच्छा लगता है और ना जो है उत्तर प्रदेश की जनता को, क्योंकि दोहरा चरित्र जीते हैं। और रही बात इनके सदन की बात की चर्चा कर रहे हैं, तो सदन में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जिस प्रकार का आचरण दिखाया महामहिम के अभिभाषण के समय में, एक ये संवैधानिक प्रक्रिया है कि जब सदन चलता है, चलने से पहले या सदन जब तो उस समय जो है माननीय महामहिम जी अपना अभिभाषण देते हैं, वो सरकार के द्वारा किए हुए कामों को बताते हैं और आगामी काम क्या करना है उस पर वो चर्चा करते हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी को वो बातें सुननी चाहिए थी और विरोध करना था, तो आप तर्कों के आधार पर जब माननीय महिम जी अपना अभिभाषण पूरा कर लेती, उसके बाद आप तर्कों के साथ, आप अपनी मजबूती के साथ अपनी बात रखते। लेकिन समाजवादी पार्टी देवेंद्र जी अच्छी तरह से जानती है कि उसके पास जन की जो मुद्दे उठाने वाले होते, जन से जुड़ी हुई मुद्दे होते, उनकी समस्याएं होती है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे इनके पास है ही नहीं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, ये झूठ की राजनीति करते हैं, ये भ्रम की राजनीति करते हैं, ये अफवाह की राजनीति करते हैं। जब इनके पास कुछ होगा नहीं तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, जब उनके पास कुछ कहने को नहीं होता है, उनके पास तर्क नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, हंगामा खड़ा करते हैं, वो उत्पात मचाते हैं, किसी भी तरह से सोचते हैं कि उनकी बात चली जाएगी। लेकिन देखिए, प्रदेश की जनता और देश की जनता इन लोगों को भली भांति जानती है कि जब इनको शासन करने का मौका मिला था, तो आज ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने शिक्षा का स्तर ये बना दिया था उत्तर प्रदेश में कि शिक्षा को इन्होंने नकल की मंडी बना दी थी। देवेंद्र जी, इस उत्तर प्रदेश में बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लोग पास होने आते थे। ये था इनका विकास। इनका विकास ये था कि जो भी खाली पड़ी हो या कभी जो निसहाय लोग हो, उनके जमीनों पर ये कब्जा कर लेते हैं। हमारी सरकार उन जमीनों से कब्जा हटवाकर गरीबों को दे रही है, उसके ऊपर अस्पताल बन रहा है, उसके ऊपर स्कूल बन रहा है। ये टफल में किसानों पर गोली चलवाते थे, ये किसी जो है मिल बंद करवाते थे, उनको कौड़ियों के भाव बेचते थे, और हमारी सरकार किसानों को सम्मान निधि देती है, उनका सम्मान करती है। बंद हुई चीनी मिले, चाहे वो पिपराइच के हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, वो चालू करते हैं। तो हमारा विकास जो है वो विकास है, और ये जो है विनाश के पथ पर ले जाने का काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश को, जंगल राज बनाने का काम कर रहे थे उत्तर प्रदेश को। ठीक है, सुरेंद्र भाटिया जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, आपने दोनों मेहमानों को सुना। सवाल यहां पर यह है कि महामहिम के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना क्या गैर संवैधानिक है? जी हुआ है जी, पिछले कुछ वर्षों से कम हुआ है, चाहे राज्य की विधानसभाएं हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। जिस ढंग से विपक्ष में पक्ष व्यवहार करता है वह किसी भी तरह संविधान के अनुसार नहीं है, और हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वो, उसके लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए भी वो ठीक बात नहीं है। आपको सभी को बात रखने का अधिकार है और रखनी भी चाहिए, लेकिन कम से कम कभी 6 महीने में, साल में अगर राष्ट्रपति महोदय या राज्यपाल विधानसभाओं में संबोधन करते हैं 40 मिनट का, 1 घंटे का, तो कम से कम उसे सुनना चाहिए।
उचित रूप से राष्ट्रपति व राज्यपाल जो होता है वो सरकार की बातों को भी पक्ष रखते हैं, क्योंकि वो ही सरकार के, तो उसकी बात को आप सुनो, उसके बाद में जब उसके धन्यवाद प्रस्ताव रखा जाएगा उसको अपना विरोध प्रकट करो। अब तो कम से कम राज्यपाल का और राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उनका सम्मान करना चाहिए, और ये सम्मान जितना घट रहा है वो हमारे लिए बहुत चिंताजनक है। मैं पिछले कुछ अगर 30 वर्षों पुराना चला जाए तो मैं आपको उत्तर प्रदेश से लेके राजस्थान और हरियाणा अनेक विधानसभाओं का ऐसा माहौल होता था, अगर पक्ष का लीडर खड़ा होता था तो विपक्ष का नेता बैठ जाता था, और विपक्ष का नेता अगर खड़ा होता था तो मुख्यमंत्री जो होते थे, सदन के नेता, वो बैठ जाते थे और सम्मान उनकी बात सुनते थे। लेकिन ना जाने ये कैसा समय आ गया है, हम प्रधानमंत्री की बात सदन में नहीं सुनते, हम मुख्यमंत्रियों की बात नहीं सुनते। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए और कुछ मुद्दों पर सहमति देनी चाहिए भी इन मुद्दों पर कम से कम शोर नहीं करेंगे, और पक्ष को भी चाहिए, सत्ता पक्ष को भी चाहिए जी, वो विपक्ष को पूरा समय दे और उन्हें बोलने का मौका। ये जो मुद्दे हैं आमतौर पे देखा जाता है, स्पीकर जो होता है वो पक्ष और विपक्ष के नेताओं से बातचीत करता है। हम कक्ष में बैठे हुए जिन बातों पे सहमति व्यक्त करते हैं उस पे भी सदन में जाकर सहमति नहीं बनी रहती। ये जो चीजें हमारे समाज में और हमारे सदन में जो सहन शक्ति जो कम हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, चिंता का विषय है और ये संवैधानिक नहीं है। रविंद्र जी, दिक्कत ये है कि कम से कम राज्यपाल महामहिम के अभिभाषण को तो सुन ही लेना चाहिए विपक्ष को धैर्य से, उसके बाद आप विरोध जताइए एक एक करके, तो ये तरीका होना चाहिए। क्या अगर जो सदन में कभी सपा की सरकार आती है उत्तर प्रदेश में और इस तरह से अगर जो विपक्ष करता है, क्योंकि राज्यपाल जो महामहिम हैं वो सरकार की बातों को ही सामने रखते हैं, अगर पहले से सरकार है तो सरकार के सामने रखेंगे, या फिर नई सरकार है तो किस दिशा की तरफ जाएगी ये बातें उसमें बताएंगे, ये रखते हैं। तो आखिर ये धैर्य कहाँ चला जा रहा है विपक्षी दलों का? क्यों धैर्य नहीं रख पा रहे हैं कि चलिए 40 मिनट सुन लेते हैं, जैसा कि अभी सुरेंद्र भाटिया जी ने कहा, सुन ही लेते हैं, क्यों आखिर? जी, अगर वर्तमान में जोड़ दे जो घटना घटित हुई है, हम लोगों ने सुना है, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, बल्कि उल्टा ऐसा हो गया था कि महामहिम जी अपने भाषण को पूरा नहीं पढ़े। जो उस भाषण में लिखे हुए चीजें हैं जो वास्तविकता से जुड़े हुए नहीं हैं, हम उनका विरोध करेंगे। हमने लोकतांत्रिक तरीके से किया। अब आते हैं जरा विरोध का। इससे पहले ये 8 साल छोड़ दीजिए, इससे बहुत लंबे समय पहले तक, जब तक राजनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं, तब तक हमारी सरकारें थी या भाजपा की सरकारें थी, सबसे ज्यादा विरोध यही लोग काटते थे। ये तो छोड़ दीजिए, जब ये सत्ता में थे योगी पार्ट 1 में, तब इनके 100 विधायक निकल के वेल में आए थे और उनके साथ अभद्रता की जा रही थी। उस समय के स्पीकर के द्वारा हम लोगों ने जाके, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जाके उनका साथ दिया था। डीएनए की बात कर रहे थे, यही इनका डीएनए है। अब आते हैं, सज्जन बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि हंगामा उत्पात हम करते हैं। हंगामा उत्पात का उदाहरण दे दिया। हंगामा उत्पात अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो थानों से लेके अखबारों तक में दर्ज है। योगी आदित्यनाथ ने किया हो, चाहे सड़कों पे किया हो, चाहे लोकसभा में किया हो, चाहे विधानसभा में किया हो, ये दर्ज चीजें हैं जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। जमीन पे कब्जे की बात करने को कह रहे थे। जमीन पे कब्जा एक मुख्तार अंसारी के नाम के जमीन पे इन लोगों ने मकान गिरवा के और बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका मकान यहाँ पे कैसे कब्जा कर लिया, ऐसे ही कब्जा किया इन लोगों ने। दूसरा, सेना की जमीनों को कब्जा कर लिया इन लोगों ने। डोगरा रेजिमेंट के फायर रेंज को कब्जा कर लिया। अडानी, अंबानी, रविशंकर सबको बांट दिया इन लोगों ने। तो अयोध्या जी में, काशी जी में,
बुंदेलखंड में ऐसी बहुत सारी जमीनें कब्जा करके इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों को बांट दिया है, जिसके बारे में ये चर्चा करना सुनेंगे नहीं। सम्मान निधि की बात कर दिया, सम्मान निधि 6,000 दिया इन्होंने। किसानों के ऊपर कम से कम साल भर में 18,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग लाद दिया हुआ है, कहीं बिजली के माध्यम से, कहीं ट्यूबवेल लगवाने के माध्यम से। किसानों के लिए एक जो सबसे शर्मनाक बात हुई है, 6 रुपया प्रति कुंटल इन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया है, और चीनी का दाम करीब कम से कम 20 से 25 रुपया प्रति किलो बढ़ गया है ये किसानों का। फिर बोलते हैं जंगल राज था। सच बात है, जंगल राज है, ये हमने नहीं कहा है। 2019 और 20 के दरमियान माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ऐसे ही मिली जुली टिप्पणी हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश ने किया था। तो इनको जन कल्याण पे ध्यान देना पड़ेगा, और सदन की मर्यादा तार तार हुई है। जब आगे आने वाली पीढ़ियां सदन की कार्रवाई पढ़ेंगी, तब उनको लगेगा कि ये जो 10 साल एक सरकार चली थी किस तरीके से अराजक और संविधान विरोधी थी, और झूठ भी बोलती थी सदन में खड़े होकर। जब धर्म का नाम लेके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले बार दहाड़ते हैं, एक शब्द आपने यूज किया, जब दहाड़ते थे, अब कहाँ चला गया वो? तो इस प्रकार से झूठ बोलने के आदी हैं, और उनके व्यक्तिगत ये सारी समस्याओं की जड़ में है उनकी अस्मिता भारतीय जनता पार्टी में खतरे में है। वो अपनी हिंदू वाणी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जी चंद्रमोहन चौबे जी जवाब दीजिए रविंद्र सिंह जी का। देवेंद्र जी, रविंद्र जी भी वही काम करते हैं या कर रहे हैं या बोल रहे हैं जो इनके शीर्ष नेता अखिलेश यादव जी बोलते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अभी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ही आपके दर्शकों के पास ये भ्रम फैला रहे हैं कि जमीन के कब्जा करके जमीन जो है अडानी अंबानी को दे रहे हैं। ये कैसी इनकी भाषा है? क्या ये देश की जनता नहीं जानती है कि जब कोई उद्योगपति या व्यापारी कोई व्यवसाय करने आता है तो यहाँ जब आता है तो वो लोगों को रोजगार भी देता है। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को ये जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके समय में ये परिवार के लोगों को ही सिर्फ रोजगार देते थे। परिवार में ही जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, परिवार में ही ब्लॉक प्रमुख होगा, परिवार में ही विधायक होगा, परिवार में ही सांसद होगा, और परिवार का ही मुख्यमंत्री होगा, परिवार का ही कैबिनेट मंत्री होगा। तो ये अपने अभाव आपके हो और आपके दर्शकों को बता रहे हैं कि इन लोगों ने किस प्रकार से कब्जा किया था, भूमाफियाओं पर किसका संरक्षण था, कौन उस पे हाथ रखे हुए था। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता भली भांति जानती है किस प्रकार यहाँ जंगल राज था। ये किसी से छिपा नहीं है। इस प्रकार इनके सपा के नेता, अब नेता क्या कहें, उसको गुंडा ही कहा जाएगा, जो थाने में घुसकर पुलिस वालों को पीटते थे, थाने में आग लगा देते थे, ये भूल गए। यही लखनऊ है देवेंद्र जी, यही लखनऊ का सरोजनी नगर विधानसभा में आसियाना थाना है। इनके एक मंत्री जो है आसियाना थाना में घुस गए, अपने समर्थकों के साथ पुलिस वालों को मारा और अपराधियों को छुड़ा लिए थे। ये जो कवाल की घटना घटित हुई थी, इनके ही नेता ने अपराधियों को, जो सचिन और गौरव की बहन को साथ जो है उसको छेड़खानी करते थे, और जब भाई और चाचा पहुंचे उनको विरोध करने के लिए तो उन लोग को मार दिया। और मारने के बाद भी जो है पुलिस ने जब पकड़ा तो इनके कैबिनेट मंत्री ने उनको छुड़वाया। तो ये अपना चाल और चरित्र और चेहरा ये छिपा नहीं सकते। ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। ये झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, और जिसका नतीजा इनको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि जनता ने इनको झूठ और भ्रम का जो आईना दिखाया है। 10 उपचुनाव हुए हैं देवेंद्र जी, और 8 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये जिस अयोध्या जी की बात कर रहे थे ना, छाती पीट पीट के लेके घूम रहे थे अपने सांसद जी को, आज वो छाती पीट पीट के रो रहे हैं, झूठा रोना। लेकिन तब भी जनता ने कहा कि तुम हम रोना बंद करो, तुमने जितना झूठ अफवाह भ्रम फैलाना था फैला दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, हम विकास के साथ चलेंगे, हम सशक्त उत्तर प्रदेश बनाने वालों के साथ चलेंगे, हम सबका साथ सबका विकास करने वालों के साथ चलेंगे, और दंगाइयों माफियाओं के साथ हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। और ये अब रविंद्र जी को सोचना चाहिए, अभी भी सुधरने का मौका है, वरना 27 में रविंद्र जी कहाँ चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी कहाँ चली जाएगी, ये
बताने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम मिल रहा है, झलक मिल रहा है। जी रविंद्र जी, एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही है कि प्रयागराज में महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और भारत में जो स्वतंत्र मीडिया है इसके ऊपर लगाम नहीं लगाई गई है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। प्रयागराज जी में जो भी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दिया था योगी आदित्यनाथ जी ने, वो पूरी तरीके से फेल रही हैं। व्यक्ति को पानी नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, खोया पाया नहीं मिला। अभी आप बता रहे 25,000 लोगों को मिलवाया है, 28,000 की बात हो रही है। हाँ, अभी आपने कहा 27,000 की कर मान लेते हैं, 30,000 मान लेते हैं, तो 30,000 लोग, ऐसी व्यवस्था आपने किया था कि 30,000 लोग खो जाएं। ये तो सरकार खुद ही कबूल रही है अपनी बात को। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई, वहां पर 6 बार आग लगी है। 30 पेंटून ब्रिज बने थे, 3 ही काम करते रहे। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है, जिसके बारे में बताने से कतरा रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु गायब हुए हैं, जिसके बारे में एक आंकड़े दे रहे हैं, इतने लोग का इलाज हुआ, लेकिन कौन इलाज हुआ कुछ नहीं। ग्वालियर में जाके पुलिस लिखा रही है कि अपने आप अपनी सामान्य मृत्यु से मर गए, उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये पूरा का पूरा जो अभी महाकुंभ इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया, और फिर इसका वास्तविक स्वरूप योगी जी के मुंह से ही निकल गया कि हमने इतना पैसा कमाया। आज तक किसी भी देश में, चाहे किसी भी धर्म का कन्फिगरेशन रहा हो, एकत्रीकरण रहा हो, किसी ने नहीं कहा कि इस एकत्रीकरण से हमने इतना पैसा कमाया। योगी आदित्यनाथ जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कह दिया कि हमने एक धार्मिक आयोजन करके इतना पैसा कमाया। तो पूरे धार्मिक आस्था को नुकसान पहुंचाया है, विश्व में हमारी छवि को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता में आपस की लड़ाई हुई है, और जो हिंदुत्व का मूल चरित्र था उसको उसी गंगा जी में डुबो दिया है, जिसका एनजीटी ने भी खुलासा कर दिया कि मल्ल युक्त जल से नहला दिया इन्होंने सब। अब एनजीटी से ऊपर कोई बड़ी संस्था तो होती नहीं है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि एनजीटी की बात मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य है। ये कहेंगे फलाना डाया ढमाका लाया। जी चंद्रमोहन जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से। जी चंद्रमोहन जी, जी जल्दी से, समय कम है। देवेंद्र जी, सनातन का और हिंदू धर्म का कौन विरोधी है, ये किसी से छिपा नहीं है। इन लोगों ने उन लोगों का समर्थन किया। खुद अखिलेश यादव जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहने पर इन लोगों के जुबान खुला, बल्कि इन्होंने समर्थन किया। क्या इस प्रकार की घटना हज करने वालों के साथ नहीं होती है? क्या उत्तर प्रदेश के लोग हज में मृत्यु नहीं हुई? क्या बंगाल के लोगों की हज जाते वक्त मृत्यु नहीं हुई थी? तो क्या कभी इन लोगों ने कहा कि जो हज जो है वो मृत्यु का हज है? क्या कभी इन लोगों ने ये कहा कि हज जाने से लोगों को रोजगार मिल जाएगा, हज जाने से लोगों को जो है जीवन जो है पलट जाएगा? मतलब इस तरह का कटाक्ष इन लोग बोलते हैं, तब जो है हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सम्मान बढ़ता है। देखिए, ये पूरी तरह से दोहरा चरित्र जीते हैं, ये पूरी तरह से तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, ये पूरी तरह से हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले लोग हैं। इनके नेता ने राम जी के भक्तों पर गोली चलाई थी, सरजू जी को लाल कर दिया था। इनके नेता रामचरित्र मानस के बारे में जो है उल्टा सीधा बोलते हैं, अपमानित करते हैं, और इनके नेता इतना खुश होते हैं इस हिंदुओं के अपमान करने पर और सनातन के अपमान करने पर कि उनको राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। तो इनका चरित्र और इनका चेहरा जनता भली भांति जानती है, ये अभी भी सुधर जाएं। चलिए, अब चूंकि अगर जो चर्चा इसी तरह से चलती रही तो चर्चा खत्म नहीं होगी, एक दूसरे पर आरोप लगते रहेंगे, लेकिन आरोप ही न लगें, सदन में हंगामा कम हो, इसलिए ये दोनों जो पार्टियां हैं, अन्य जो राजनीतिक पार्टियां, वो भी मिलकर के कुछ ऐसे विचार करें, कुछ ऐसे रास्ते लाएं कि हंगामा कम हो और विचार ज़्यादा हो सामाजिक समस्याओं पर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सीएम की दहाड़, सदन में एक नाराजगी भी कि महामहिम के अभिभाषण के बीच में ही हंगामा कर दिया जाता है, जो गैर संवैधानिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सदन का उपयोग, यह बार बार कहा जाता है, सदन का उपयोग
सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए विचार करने के लिए है और एक नियम कानून बनाने के लिए है। अगर ये इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता रहा तो आखिर समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस पर खुद राजनीतिक दल विचार करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।